दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मेंसुरेशन को कंप्लीट किया था। आई होप कि आपको मेंसुरेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। हम लोग धीरे धीरे अपने मैथ्स के सिलेबस के कंप्लीट करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग उसी कदम की तरफ नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। और जो नया चैप्टर है हमारे सिलेबस में वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप एसएससी या सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। ऐसा देखा गया है कि एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीडीएस के एग्जाम हो, उन एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री के 10 से 15 क्वेश्चन तक एक ही पेपर में आते हैं और बहुत सारे चैप्टर्स में इसका यूज कर लिया जाता है। तो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे देखा जाए। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, अगर पशु परिचर या सीईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, बहुत वास्ट नहीं है। हमारे सिलेबस में त्रिकोणमिति की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और उसके बाद से त्रिकोणमिति अनुपात है और उसके बाद त्रिकोणमिति सर्वसमीका है और उसके बाद इन पर आधारित क्वेश्चंस है। ये टॉपिक हमारे सिलेबस के अंदर है और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। बाकी जो बहुत सारी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम हमारे सिलेबस और उन बातों को ध्यान में रखते हुए कि हम जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इस चैप्टर को पढ़ेंगे और 3-4-5 दिन के अंदर हम इस सिलेबस को एंड कर देंगे। तो इस चैप्टर को भी पूरा करेंगे। इसी चैप्टर में हम एक चैप्टर और इसके बाद पढ़ेंगे जो लगभग वो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और उसके बाद हमारा सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री है ना, 3 वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली। वो 3 वर्ड कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसमें ट्राई, ये जो लिखा हुआ है ट्राई। और उसके बाद है गोनो और ये है हमारे पास मेट्री। हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। दोस्तों इस ट्राई का मतलब होता है, सबको मालूम है 3। गोनो का मतलब होता है भुजाएं, भुजाओं से। और मेट्री यानी कि मेट्रोन यानी मापन शब्द से, मापन इसका अर्थ होता है। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है 3 भुजाओं का मापन। यानी हम इस पूरे चैप्टर में 3 भुजाओं के मापन या हम ये कह सकते हैं कि 3 कोणों का मापन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 3 भुजा या 3 कोण के बारे में। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि सर 3 भुजा और 3 कोण का जो आकृति बनती है ना, उसे तो हम त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल त्रिभुज ही कहेंगे। तो इसका मतलब सर हम इस पूरे चैप्टर में हम जो 3 भुजाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये जानेंगे कि त्रिभुज पढ़ेंगे इसमें। और अब जब हम इसमें त्रिभुज पढ़ेंगे तो आप कहोगे सर त्रिभुज तो बहुत सारे प्रकार के थे, हम क्या सारे प्रकार के पढ़ेंगे या कुछ प्रकार के? तो जरा हमारे पास त्रिभुज कौन कौन से प्रकार के थे। तो आप कहोगे सर सबसे पहला हम सब त्रिभुज जो पढ़ते हैं वो है, मान लीजिए, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इसके बाद हमने सर पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं और 2 कोण समान हो। इसके बाद हमने पढ़ा था विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो। इसके बाद आप कहोगे सर हमने पढ़ा था समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी 2 अन्य कोण न्यून कोण हो। फिर आप कहोगे सर इसके अलावा हमने पढ़ा था समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज।
बिल्कुल। तो इतने सारे प्रकार के हमारे पास त्रिभुज होते हैं, लेकिन अब ये सारे त्रिभुज जरूर, ये सारे के सारे त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री में जरूर यूज में आते हैं, लेकिन हम अगर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चले तो हमको जो पढ़ना पड़ता है ना, वो सिर्फ इस ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज को पढ़ना होता है। ठीक है, क्यों? बाकी सारे के जो है ना, वो 11th 12th के अंदर जो डिटेल में मैथ्स हम पढ़ते हैं ना, वहां पर ये सारे जो चीजें हैं, वो एक चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास में। अभी तो सिलेबस से हटा दिया है, एसओटी करके, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। वहां पर हम लोग जाके त्रिभुज के गुणधर्म, साइन रूल, कोसाइन रूल, ना टेंजेंट फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं वहां। तो वहां पर ये सारे त्रिभुज काम में आते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक, अगर ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग जो 10th तक की होती है, उसमें हमारे को समकोण त्रिभुज को ही सिर्फ पढ़ना होता है। तो हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो मुझे लगता है आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब समझ में आ गया कि सर हम इस पूरे चैप्टर में 3 भुजा या 3 कोण के मापन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें आएगा त्रिभुज, और उस त्रिभुज में भी हम लोग बेसिकली जो सारी बातें करेंगे, समकोण त्रिभुज की बात करने वाले हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम आगे हमारे पास, अब हम जरा एक एक बातों को बहुत ध्यान से समझते हुए चलते हैं कि सर सबसे पहले तो आप हमको ये समझाओ कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो हम आराम से पहले समकोण त्रिभुज को जरा जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताता हूं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है समकोण त्रिभुज। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल। तो दोस्तों, अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करते हैं ना, तो समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है, पहले अगर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं। ऐसा त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है ना, आप समझ जाना। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री तथा शेष अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब ये होता कैसे है, समकोण त्रिभुज बना के देख लेते हैं। तो देखो, समकोण त्रिभुज जो हमारे पास डायग्राम बनता है, वो कुछ हद तक ऐसा डायग्राम बनता है। ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होगा। इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ये जो 90 डिग्री का होता है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है ना, इस भुजा को बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस शॉर्ट में हम इसको एच लिखेंगे, है ना, ध्यान रखना, हाइपोटेनियस को एच लिखेंगे। और ये जो हम इसमें से मान लेते हैं कि ये हमने एंगल लिया थीटा, जो हम अपने कैलकुलेशन में यूज कर रहे हैं। तो 90 के सामने, जो मैं बहुत बेसिक बातें बता रहा हूं ना, इनको जरूर सीखना। सारी बेसिक बातें इस क्लास में हम लोग कर लेंगे, और जो अगली हमारी क्लास होगी वहां पर हम लोग फिर सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से इस क्लास को जरूर समझना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सब्जेक्ट है, आसान टॉपिक है। लेकिन आप ना समझने के हिसाब से इसको मुश्किल बना दे तो एक अलग बात है। तो बहुत ध्यान से एक एक बात को समझने की कोशिश करना। तो मैं जैसे 90 के सामने वाले एंगल को कर्ण बोला, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। हाइपोटेनस इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब अगर मैंने ये एंगल कैलकुलेशन में मैं अपने ले रहा हूं थीटा, तो इसके सामने की भुजा को बोलते हैं लंब। और अगर मैं ये वाला एंगल कैलकुलेशन में लूंगा, तो इसके सामने की भुजा ये लंब बन जाएगी। तो जिस एंगल को हम हमारे कैलकुलेशन में यूज में लेंगे, उसके अपोजिट साइड, उसके सामने की भुजा को लंब बोलेंगे। तो ये जो हमारे पास ये भुजा है, इसको बोलेंगे हम लोग लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। शॉर्ट में हम इसको पी से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दूसरी तीसरी साइड बच गई हमारी, इसको बोलते हैं आधार
माने 20। शॉर्ट में हम इसको 20 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा है कि हाँ सर समकोण त्रिभुज के बारे में ये बात तो समझ में आई। अब समकोण त्रिभुज की जो अगली जो खास बात है ना, उसको जरा मैं आपके सामने लिखता हूं। अगली खास बात यह है कि समकोण त्रिभुज में हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, और वो जो पाइथागोरस प्रमेय थी वो क्या है उसको जरा समझते हैं। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यह हमारे को पाइथागोरस थ्योरम बताती है। अब इसको इंग्लिश में आप लिखोगे तो कर्ण को एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इंग्लिश मीडियम वाले लोग ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यह हमारे पास समकोण त्रिभुज की कुछ खास खास सही सही जानकारी थी जो मैंने आपको बता दिया, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे, क्योंकि इसका बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा भी होगा मेरे पढ़ाने का तरीका यही है कि बेसिक को समझाने में बहुत टाइम मैं वेस्ट करता हूँ, अपना टाइम लगाता हूँ, क्वेश्चन फिर फटाफट बन जाते हैं। तो बेसिक जितना स्ट्रांग होगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय उतना आसान होगा। तो एक एक छोटी छोटी बातों को हमें सीखते हुए चलना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पास अगली स्लाइड में, और आगे हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे अब त्रिकोणमितीय अनुपात, कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो जरा हम उसको भी समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। त्रिकोणमितीय अनुपात। देखो भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात की अगर बात की जाए तो एक्चुअल में बेसिकली त्रिकोणमितीय होता क्या है। तो जो समकोण त्रिभुज में हमने भुजाएं ली थी ना, उन भुजाओं का अनुपात, उन भुजाओं के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब कैसे होता है ये जरा इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए फिर से एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं, ताकि हमारे को बात समझने में आसान हो जाए कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, क्या चीज है ये। तो जैसे इसका नाम लिख दिया मैंने ए बी सी, ये कोण मैंने थीटा मान लिया, और ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो आपको मालूम है कि सर ये कर्ण होगा हाइपोटेनियस एच, ये लंब होगा थीटा के सामने। लंब को हम क्या करते हैं, लंब को मान लेते हैं पी से परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आधार होगा, इसको हम बेस बी बोल देते हैं। ये बात समझ में आई। अब इन भुजाओं के जो अनुपात होते हैं ना, उनका कुछ नाम दिया गया, और वही त्रिकोणमिति होता है, वही ट्रिग्नोमेट्री होता है। कैसे, जैसे हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं। जैसे मैं पहले पॉइंट की तरफ, एक मिनट, जैसे मैं पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि जैसे मैं अगर भुजाओं का अनुपात लूं, जैसे ये लंब और कर्ण की बात करते हैं, तो मैं पहला अनुपात यही ले लेता हूं, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मतलब ये हुआ कि P/H की बात कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों ये जो अनुपात है ना P/H, इस अनुपात को नाम दिया गया साइन थीटा। तो आप याद रखना साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण P/H। ये बात आपको याद रखनी है। अब अगर सर इसका उल्टा अनुपात ले लिया जाए, उल्टा अनुपात लेने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कर्ण को ऊपर कर दें और लंब को नीचे ले आए, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया हमने, H/P करे, तो इस भुजाओं के अनुपात को नाम दिया गया कॉसेक थीटा। तो यहां से आपको समझ में आ रही है बात कि इसका मतलब तो सर ये हुआ कि जो साइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, व्युत्क्रम, और कॉसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। जी बिल्कुल यही बात हुआ, जो आप सोच रहे हैं एकदम सही है कि हाँ सर जो साइन थीटा है ना, उसका व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, माने 1/कॉसेक थीटा। इसी तरीके से जो कॉसेक थीटा होता है वो साइन का व्युत्क्रम होता है, माने 1/साइन थीटा।
इसका मतलब तो सर ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर हम यहां से ये बात लिखें कि साइन का इधर मैं गुणा कर दूं, साइन का अगर मैं इधर गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और इसका मान 1 होगा, बिल्कुल इसका मान 1 होगा। और ये सही है क्योंकि आप देख लो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई कि हाँ सर साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब, और फिर हमारे को मालूम पड़ गया कि साइन कॉसेक का उल्टा, कॉसेक साइन का उल्टा, और दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। ये पहली बात आपको आराम से समझ में आई कि सर आपने पहला अनुपात इन दोनों का लिया था। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर इन दोनों के अनुपात को भी कुछ बोलते होंगे ना, बिल्कुल बोलते हैं, बी और एच के अनुपात को भी कुछ बोलते हैं। बी माने बेस, आधार और कर्ण, तो इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, अब इसकी बात करते हैं। तो हम आते हैं दूसरे पॉइंट में। तो दोस्तों आधार बटा जो कर्ण होगा हमारे पास, आधार बटा कर्ण, इस आधार बटे कर्ण को नाम दिया जाता है कॉस थीटा, यानी इसको हम बी बाय एच बोलेंगे शॉर्ट में। तो आधार बटा कर्ण को क्या नाम दिया जाएगा, कॉस थीटा नाम दिया जाएगा। और सर इसका अगर उल्टा कर दे, इस भुजा का उल्टा कर दे, माने हम अगर इसको कर्ण बटा आधार लिख दें और इसको h बाय बी लिख दिया, हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल, तो इस अनुपात को बोलते हैं सेक थीटा, इस अनुपात को बोलते हैं सेक थीटा। तो इसका मतलब सर यहां से एक बात समझ में आ गई कि सर फिर से इसी प्रकार से जो कॉस थीटा है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, और जो सेक थीटा होता है वो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल आ गया। इसका अलावा हम अगर इसको गुणा कर दे इधर, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस थीटा इंटू सर सेक थीटा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बिल्कुल मेरे दोस्त यही आएगा 1, और ये बात समझ में आ गई। तो एकदम बेसिक बेसिक बातें चल रही है, और एकदम इस बेसिक बेसिक बातों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम 2 चीजें सीख गए कि अगर लंब और कर्ण का अनुपात लें तो आ जाएगा साइन, और इसका उल्टा कर दिया जाए तो वो आ जाएगा कॉसेक। इसी तरीके से आधार और कर्ण का अगर अनुपात लिया जाए तो आएगा कॉस, और इसका उल्टा कर दे तो आ जाएगा सेक थीटा। तो 4 तो हमको सर याद हो गए। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर इनका भी तो अनुपात लेना चाहिए ना, ये तो इनका तो बाकी रह गया, तो इनका भी अनुपात लेंगे अगली स्लाइड में। आप जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे हमारे, और अगली स्लाइड पे हम लोग फिर से, मैं आपको जरा 2 टुकड़े करता हूं स्लाइड के, और फिर उसके बाद हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहां बना लेते हैं। यहां पर भी ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, नाम लिख देते हैं इसका ABC, ये 90 डिग्री, इसके सामने हाइपोटेनियस H, ये थीटा लिया तो ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारे पास बेस। अगर हम इन दोनों के अनुपात की बात करें तीसरे वाले में, माने अगर मैं कहूं आपसे कि मेरे दोस्त आप मुझे बताओ लंब बटा आधार, अगर आप लंब बटा आधार की बात कर रहे हो तो लंब बटा आधार यानी P बाय बी ये होता है टेन थीटा। इस अनुपात का नाम दिया गया है टेन थीटा। तो सर इसके उल्टे का भी कुछ नाम होगा, बिल्कुल होगा। तो आप इसका उल्टा करोगे जब, तो ये बन जाएगा आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब माने B बाय पी, और इसका नाम दिया जाता है कॉट थीटा। तो सर इसी प्रकार से इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा आप कहोगे सर टेन थीटा, और अगर सर टेन थीटा का इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो सर आएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। और यही हमको यहाँ पे सीखना था। यहाँ सर ये बात भी हमको आराम से समझ में आई, तो यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। और आपने देखा होगा हमने सभी भुजाओं का अनुपात ले लिया, हर 2-2 भुजा का अनुपात लिया, इन दोनों का अनुपात ले लिया, इन दोनों का अनुपात ले लिया, इन दोनों का अनुपात 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 लिया। तो इसका मतलब सारे अनुपात हम ले चुके हैं।
यानी कि सर हमारे पास टोटल इतने ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। तो टोटल कितना हमने पढ़ लिए? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हमने। और वो कौन कौन से पढ़े आप देखिए। सबसे पहला साइन थीटा, दूसरा कॉसेक थीटा, तीसरा कॉस थीटा, चौथा सेक थीटा, और अगला हमने पढ़ा इसके बाद पांचवा टेन थीटा और छठा कॉट थीटा। तो पूरे चैप्टर में ये 6 ही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसके अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं होता है। तो वो 6 कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, रेसिप्रोकल है ना। फिर इसी तरीके से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल यानी उल्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा का टेन थीटा। हम पूरे चैप्टर में यही 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ते हैं। तो ये मुझे लगता है आपको बात समझ में आई। अब इन भुजाओं के अनुपात को कई लोगों को याद करने में दिक्कत होता है, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं वो ऐसे याद रख सकते हैं। तो इस बात को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इस लाइन से याद रख सकते हैं। फिर मैं बोल देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और इसमें आपके पास जो ये पहला नाम है वो बन जाएगा साइन थीटा, फिर आएगा ये कॉस थीटा, फिर यहाँ पर ये टेन थीटा, ये आपके लिए कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लियर कि सर साइन पी बाय एच माने लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन टेन होगा पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इनके उल्टे हो जाएंगे कॉट। तो ये सारे जितने भी हमने पढ़े थे वो सब इससे याद हो जाएगा, इनको याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे आपको एक साथ याद हो जाएंगे। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो याद रख सकते हैं ऐसे, कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए लाल बट्टा कक्का, आपने 10th में पढ़ा होगा ये सब। तो लाल बट्टा कक्का जिसमें पहला वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की, दूसरी वैल्यू कॉस की, और तीसरा हो जाएगा टेन थीटा, इसके बाद आएगा कॉट थीटा, फिर ये सेक थीटा का, और ये कॉसेक थीटा का। तो साइन हो गया लंब बटा कर्ण, कॉस हो गया आधार बटा कर्ण, टेन हो गया लंब बटा आधार, कॉट होता है आधार बटा लंब, सेक कर्ण बटा आधार, और कॉसेक कर्ण बटा लंब। तो आप इन फॉर्मूले से भी इसको याद कर सकते हो। तो इसको भी हम एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप एक साथ याद कर पाएंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो मुझे लगता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में अब किसी को दिक्कत नहीं आएगी कि सर त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम आराम से कर लेंगे, अब हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका की तरफ। तो उसके लिए हम एक नई स्लाइड लेते हैं और इसके अंदर हम चीज़ों को थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे पास जो हमारा अगला टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका।
इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये अगला टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बिल्कुल हम स्टार्ट वहां कहां से करेंगे, तो आपको मालूम है कि सर आप स्टार्ट करने वाले हो पाइथागोरस थ्योरम से, वहीं से शुरू करेंगे क्योंकि हम पूरे चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं, ज्यादातर पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम दोस्तों स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से ही चीजों को। और पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास सबसे पहले इस त्रिभुज का नाम कि सर ए, ये बी, ये सी, इसको हमने थीटा बोल दिया, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये कर्ण होगा। अब इसके सामने ये लंब और ये हो गया सॉरी हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर पी बोल देता हूं मैं, और ये बी बोल देता हूं। मुझे लगता है ये पी बी एच में आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एच का मतलब हाइपोटेनस कर्ण और थीटा के सामने लंब, इसको मैं पी बोलूंगा, और ये बी मतलब आधार है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना प्लीज। अब इसके अंदर हम आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो दोस्तों हमने पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़ा था कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हमने पढ़ा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से बात को पढ़ा था, ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं। अब अगर हमने ये बात पढ़ी थी तो हम यहां से हम जरा अब हम अपनी आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं उसके बाद यहां से सर्व समीकरण बनाने के लिए क्या कर रहा हूं, इस पूरी समीकरण में एच से भाग दे रहा हूं, एच स्क्वायर से भाग। तो सोचो जैसे ही मैं एच स्क्वायर से इसको भाग दूंगा तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। इसी तरीके से आप कहोगे सर ये हो गया बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर का इसमें भाग दिया एच स्क्वायर में। अब आप कहोगे सर ये एच स्क्वायर से जैसे आपने भाग दिया ना, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, 1 बच गया। और फिर आप कहोगे कि सर ये पी बाय एच जो होता है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो पी बाय एच का होल स्क्वायर। इसी तरीके से मैं दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको बी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये कट गया तो क्या आ गया 1। अब आपको मालूम है अभी हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात की सर, समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है उसको एक नाम से पुकारते हैं और वो नाम होता है साइन थीटा। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है उसका नाम साइन थीटा। तो यहां लिख देंगे क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा लिखा, स्क्वायर होने की वजह से आ गया साइन स्क्वायर थीटा। और बी बाय एच को बोलोगे आप सर की कॉस से, कॉस बोलते हैं, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और यहां से हमारे को एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण मिल गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इसे याद रखेंगे, बहुत काम की और बहुत इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां से एक काम करते हैं कि सर एक बार साइन थीटा का मान निकालो, तो कॉस इधर जाके माइनस, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का मान। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अब आप कहोगे सर एक बार कॉस का मान निकालो, तो साइन को उधर भेज देते हैं। तो साइन को जैसे उधर भेजेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे लगता है ये पहली सर्व समीकरण आपको अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ सर पहली सर्व समीकरण अब हमको समझ में आ गई और हम याद रखेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा आपको समझ में भी आ गया कि सर्व समीकरण आई कहाँ से। तो यह हमारे लिए पहली सर्व समीकरण है और बहुत काम की सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये कैसे आया, हम जो हमारी पाइथागोरस प्रमेय थी उसी में एच स्क्वायर से भाग देके हमने हमारा आंसर लाया। तो पहली बात जो बहुत खास थी आराम से आपको समझ में आई। अब आते हैं दूसरी, ये हमारा पहला पॉइंट था, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अब दूसरे पॉइंट पे एक काम करते हैं। अब आप कहोगे कि सर एक बार आपने इधर एच स्क्वायर रख के है ना, एच स्क्वायर से भाग दिया था। अब आप एक कहोगे कि सर एक काम करते हैं ना अपन, सर यहाँ से पी स्क्वायर का मान निकालो और पी स्क्वायर का भाग दो, माने पी स्क्वायर को अकेला करो और उससे भाग दो। तो मैं एक काम करता हूँ, इस बी स्क्वायर को उधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो किसका मान आएगा पी स्क्वायर का, फिर मैं इसमें पी का भाग दे दूंगा। तो मेरा दोस्त यहाँ से मुझे एक जो इसी फॉर्मूले से मुझे आंसर मिलेगा, वो आंसर मिलेगा कि सर पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस पी स्क्वायर से पूरे समीकरण को भाग दे रहा हूं। तो मैं जैसे ही पी स्क्वायर से पूरी समीकरण को भाग दूंगा, ये बन जाएगा पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। बेसिक्स को बहुत ध्यान से जरूर पढ़ना आप, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, है ना। तो बेसिक को बहुत ध्यान से समझना है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर ये दोनों तो कट गए, और ये दोनों कटने के बाद
हमारे को जो आंसर मिला यहाँ पे आ गया 1, और इसको कहोगे सर h/p लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं सर b/p और इसका होल स्क्वायर। अब मेरे दोस्त h/p कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब क्या होता है? तो ये तो सर p/h का माने p/h इसका उल्टा है। इसका उल्टे को, साइन के उल्टे को क्या बोलते हैं? कॉसेक। तो ये क्या बन जाएगा? कॉसेक। इसका मतलब ये होगा कि हम इसकी जगह लिख रहे हैं कॉसेक थीटा, तो स्क्वायर करने पर क्या बन जाएगा? आप कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस b/p क्या होता है? तो आपको मालूम है p/b होता है, p/b tan थीटा, तो b/p tan का उल्टा cot थीटा। इसका मतलब सर यहाँ आ जाएगा cot थीटा। यहां तक आपको समझ में आया, और यहाँ पे इसका स्क्वायर और इक्वल टू में कितना 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गई कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब दोस्तों मैं यहां से एक बार कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालूंगा, एक बार कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जब मान निकालूंगा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाके प्लस का बन जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये उधर चला गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा एक आंसर और आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं कॉट का मान निकालूं, कॉट स्क्वायर थीटा का, तो मान तो इसी में आप कहोगे सर इस 1 को इधर ले आओ, तो इस 1 को अगर मैं इधर ला दूंगा तो मेरे पास इधर इस साइड में क्या बचेगा? सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से हमारे को ये दो आइडेंटिटीज और काम की मिल गई है। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आई। अब इन फॉर्मूले में जो मेरे लिए मेरा जो मतलब इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है ना इसमें, वो ये है कि मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की नज़र से देख के एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला बनाता हूँ। तो आपको मालूम होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे भाई मैं इसी क्वेश्चन में, इसी आइडेंटिटीज में इस सर्वसमीकरण का यूज कर रहा हूँ। तो उससे मुझे क्या मिलेगा यहाँ से आंसर कि सर इसको है ना एक बार आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख दीजिए, और एक बार इसको कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लिख दीजिए, बराबर 1 होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ सर यहाँ तक की बात हमको आराम से समझ में आई। अब अगर ये समझ में आई तो मेरा बहुत फेवरेट तरीका है ये, मैं बहुत इस आइडिया का यूज करता हूँ और आपको क्वेश्चन करते समय भी मैं यूज करते हुए आपको दिखूंगा, तो आप जरूर इस आइडिया को ध्यान रखना। अब मैं क्या करता हूँ कि इन दोनों का गुणनफल 1 आ गया है, तो इसका मान निकालना होगा तो इसका भाग दे दूंगा, और इसका मान निकालना होगा तो इसका भाग दे दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान होगा 1 बटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और सिमिलरली अगर मैं यहां माइनस लगाता हूं तो मेरे दोस्त यहां मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस लगाना पड़ेगा। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। आप बात को समझ पा रहे हो ना? अगर मुझे इसका मान निकालना होगा तो इसका भाग दे दूंगा। तो मैंने जो ये दोनों लिखा ये बात समझ गया आप? स्पेस कम है मेरे पास थोड़ा, तो कॉसेक थीटा प्लस अगर होगा तो यहाँ 1 में माइनस वाला मान, और माइनस वाला होगा तो प्लस वाला मान। और ये मेरा बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है, मैं इसका क्वेश्चन करते समय खूब यूज करता हूं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, और ये बात आपको ध्यान भी रखनी है। अब इसका यूज कैसे होता है? तो जैसे अगर मैं यूज के लिए क्वेश्चन छोटा सा जैसे जस्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। कलर यार कुछ ऐसा ले लेते हैं, चलो। तो मैं कुछ इधर ही बहुत कम स्पेस है, उसी में मैं एक ऐसा प्रॉब्लम लेके सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो अगर मुझे कभी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 3, और मुझसे किसी ने पूछा, अगर ये मान दिया हुआ है तो किसी ने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, ये मुझसे पूछा गया। तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं तुरंत देखता हूँ कि कॉसेक माइनस कॉट का मान दिया है तो मैं तुरंत कॉसेक प्लस कॉट का मान निकाल दूंगा। अगर कॉसेक प्लस कॉट का मान दिया है तो तुरंत कॉसेक माइनस कॉट का मान निकाल दूंगा। तो मेरे दोस्त यहाँ से मुझे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो अगर इसका मान 3 है तो इसका मान 1/3,
और अब कहोगे सर आपको कॉट चाहिए ना, तो इसका मतलब है दोनों को हटाना, तो इसमें से इसको घटा दो या इसमें से इसको घटा दो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो मैं नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा रहा हूँ, तो जैसे घटाऊंगा ये दोनों कट जाएंगे, और इसमें से इसको घटाने से माइनस का था तो प्लस का, तो कॉट और कॉट मिलके कितने हो जाएंगे, 2 कॉट थीटा। और इधर जब इसमें से घटाएंगे तो 1/3 माइनस 3, और इसको सॉल्व करोगे तो 1/3 माइनस 3, 3 3 9, 1 माइनस 9 माइनस 8/3, और ये 2 का भाग देंगे तो -4/3 आंसर आ जाएगा। तो मतलब मैं हर बार जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ना जिसमें कॉसेक माइनस कॉट का मान दिया है या कॉसेक प्लस कॉट का मान दिया है, तो एक प्लस या माइनस वाले का मान देगा तो मैं दूसरे का मान उसका व्युत्क्रम करके निकालूंगा, फिर या तो जोड़ के या घटा के मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का मान निकाल सकता हूं। तो मैं बार बार इसका बहुत यूज करूंगा क्वेश्चन करते समय, और बहुत फेवरेट कॉन्सेप्ट है मेरा, तो खूब यूज करूंगा मैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने 2 सर्वसमीकाएं पढ़ ली कि सर एक बार आपने h का भाग देके वही पाइथागोरस थ्योरम में एक सर्वसमीका बनाया, जिससे हमारे को आंसर मिला सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। और एक सर आपने बी स्क्वायर को उधर ले गए और पी स्क्वायर से भाग देके आपने दूसरी बनाई सर्वसमीका जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसमें आपने ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले का यूज करके इस कॉन्सेप्ट को जो बनाया कि कॉसेक प्लस कॉट, कॉसेक माइनस कॉट, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो ये पूरी बात आपको समझ में आई। तीसरी आइडेंटिटीज की सर एक बाकी रह रहा है कि बी स्क्वायर से भाग देके कैसे किया जा सकता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बी स्क्वायर वाला भी सीखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बी स्क्वायर वाली बात को भी सीख लेते हैं उस आइडेंटिटीज का यूज करके भी। तो उसके लिए मैं यहाँ से इस स्लाइड्स को कुछ डिलीट करता हूँ, कुछ पार्ट को, और फिर हम लोग यहाँ पे तीसरी जो हमारी बात है ना उसको जरा सीखने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे पास अगला। तो हमारे पास जो पूरी पाइथागोरस थ्योरम तीसरे थर्ड आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास दोस्तों थर्ड आइडेंटिटीज में जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी वो क्या थी, आप कहोगे सर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो हमने इससे पहले पी स्क्वायर का मान निकाला था, अब बी का मान निकालते हैं। तो पी स्क्वायर उधर जाएगा माइनस, तो यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, पूरे समीकरण में अब की बार बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। अभी एक बार हमने एच स्क्वायर से भाग दिया था, एक बार पी स्क्वायर से भाग दिया, अब हम पूरी समीकरण में बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो जैसे आप बी स्क्वायर से भाग दोगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस है, माइनस पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अब आप देखोगे, आप कहोगे सर ये देखो ये दोनों तो कट गए, ये दोनों कट गए, तो हमारे पास जो आंसर आया वो ये आया कि सर इधर 1 हो गया और यहाँ पे बन गया ये एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ एच बटा बी का होल स्क्वायर माइनस पी बटा बी का होल स्क्वायर। और अब इनकी वैल्यू भर रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो आपको मालूम है एच बाय बी कर्ण कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है सेक थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस पी बाय बी क्या होता है टेन थीटा, तो ये बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और बराबर में कितना है 1। तो हमारे को तीसरी हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी वो मिल गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसी प्रकार से कि सर एक बार सेक का मान निकालो एक बार टेन का मान, तो मान निकालते समय एक बार सेक का मान निकालेंगे, टेन को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से हमारे को मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से एक बार 1 को इधर भेज देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा का मान मिल जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये 1 इधर आया तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमने इससे भी हमारे 3 फॉर्मूले जो बनाने थे हमने बना लिए। इसके अलावा
फिर से आप कहोगे कि सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फील आ रहा है, तो आपका फेवरेट आइडिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहां से मुझे मिल जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये बराबर कितना 1। तो आपको दिख रहा है ये दोनों का गुणनफल एक। तो अब यहां से आप चाहे तो इसका भाग दे दो, तो इसका भाग दोगे तो आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वो मिल जाएगा 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो दोस्तों आपको देख के लग गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो सर इसी प्रकार से आप ये बात कहना चाह रहे हो कि अगर यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं और इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग बहुत यूज करेंगे। अब जैसे इस पर क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन वाले ने पूछा कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान x अगर है, तो आपसे पूछा गया कि बताइए सेक थीटा का मान क्या है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पूछा जा सकता है, पर मैं जस्ट एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जब भी ये मिलेगा तो मैं तुरंत क्या करूंगा, इसके माइनस वाले का मान निकाल लूंगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय में इसके माइनस वाले का मान निकालूंगा, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान जब भी मुझे मिलेगा, ये x होता है, तो मैं तुरंत प्रभाव से सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालूंगा और वो इसका उल्टा हो जाएगा 1/x। और अब आप कहोगे सर आपको सेक का मान चाहिए, तो टेन हटाना पड़ेगा, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जैसे ही मैं जोड़ूंगा तो उससे क्या होगा, जोड़ते माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कट जाएगा, और यहां से हमारे को ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा मिल जाएगा 2 सेक थीटा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे x प्लस 1/x। और इसको मैं एलसीएम लेके जब सॉल्व करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये एलसीएम लेने के बाद आएगा। और क्योंकि मुझे सेक का मान निकालना था तो 2 का भाग दे दूंगा, तो मेरे को यहाँ से सीधा आंसर मिल जाएगा सेक थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो ये इसलिए मेरा फेवरेट आइडिया है, मैं इसका यूज करके अपना आंसर निकालता हूं और बहुत आराम से आंसर आ जाता है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम लोगों ने बेसिकली समकोण त्रिभुज को जान लिया, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति कैसे आया, भुजाओं के अनुपात से, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात से, ये भी जान लिया। इसके बाद हम लोगों ने त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, जो 3 सर्व समीकरण हमारी खास थी, वो तीनों जान ली और तीनों बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए और क्या क्या हम दिमाग से सोच के हम अपना बना लेंगे क्वेश्चन करते समय। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो चीजें याद रखनी है ना, वो सारी बातें मैंने एक ही जगह लिखकर आपके सामने दे दिया है कि आपको ये सारी बातें याद रखनी है। तो जिसमें आपको सबसे पहली बात जो याद रखनी है वो पाइथागोरस थ्योरम, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसके बाद हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, जिसमें हमने साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सारा पढ़ा था। ये याद रखना है। ये समकोण त्रिभुज की जो खास खास बातें हैं जो यहाँ लिखी हुई है, ये याद रखनी है। इसके साथ आप दो चीजें और याद रखना। दो चीजें और क्या याद रखनी है, देखिए, एक तो चीजें हम टेन के बारे में जानते हैं कि सर जो टेन थीटा होता है ना, वो टेन थीटा देखो लिखा हुआ है हमारे पास कि सर p/b होता है, p/b। मैं इसमें एक काम करता हूं, टेन थीटा p/b होता है, इसमें मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं। छोटा सा काम क्या कर रहा हूं, इसमें h से ऊपर नीचे भाग दे रहा हूं इसी में। तो आप कहोगे सर h से भाग दोगे तो ये हो जाएगा p/h और ये हो जाएगा b/h। बोलो यहां तक कोई दिक्कत, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ सर कर सकते हो, क्योंकि h कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और अब आपको दिखा कि सर ये p/h को तो आपको साइन थीटा बोला करते थे, बिल्कुल, और ये b/h को कॉस थीटा। इसका मतलब मेरे दोस्त यहाँ से एक बात और क्लियर हो गई कि टेन थीटा का मान p/b के साथ साथ साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है। मैंने साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात को टेन थीटा कहा जाता है। तो ये लाइन आपको एक याद रखनी है कि टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा।
ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कैसे आया, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है, और अब आप कहोगे कि सर tan का उल्टा तो cot होता है, तो अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो cot की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल मेरे दोस्त, cot हो जाएगा, इसीलिए cos थीटा बटा sin थीटा। तो आपको, मुझे लगता है कि सारी बात अच्छे से समझ में आ गई। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की यहाँ तक की बात समझ में आ गई, और ये आपको याद रखनी है पूरी। तो ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है इसको भी आपको याद रखनी है, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीका पढ़ेंगे। अब इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये और ये तीन ही याद रखें, और साथ में एक वो व्युत्क्रम वाली, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इनसे जो तीन समीकरण बनाते हैं, इनसे भी तीन बनाते हैं, इनसे भी तीन, उनको हम मन में चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज मन में कर लेंगे, है ना। प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो हो जाएगा, पर आप ये तीन तो मिनिमम मस्ट है जो आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, अगर आप याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, कॉस थीटा का न्यूनतम मान -1 और मैक्सिमम मान +1, टेन थीटा कॉट थीटा की सारी रियल वैल्यू होती है, -∞ से +∞ तक पूरा जाता है, तो इसको छोड़ो। सेक थीटा -1 से छोटा होता है और +1 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। सेम वैसे कॉसेक थीटा -1 या उससे छोटा और कॉसेक थीटा 1 या उससे बड़ा होता है। माने सेक और कॉसेक का मान -1 से 1 के बीच में नहीं आता है। ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर ये जरूर याद रखना। इसके साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये याद रखना बहुत जरूरी है। अभी टेबल क्या है मैं बना देता हूं, आप धीरे धीरे कोशिश करना कि ये याद हो सके। हम इधर लिखेंगे एंगल और इधर लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नीचे की तरफ। एंगल जो हम याद रखने वाले हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके मान को याद रखना है आपको, बनाना नहीं सीखना आप 10th के जैसा कि 10th में तो बना के काम चला लेते थे, यहाँ याद रखना आपको। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और यहाँ से इनके उल्टे साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा कॉस का, सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। अगर आप ये स्टार्टिंग के तीन याद रखते हैं तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस का मान निकालना है तो आपको पता है इधर से उल्टा कर देते थे हम लोग, और बाकी हम वैसे याद रखेंगे। cos 0 1 होता है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की वैल्यू 1/√2। इसका मतलब 45 डिग्री पर साइन और कॉस दोनों की वैल्यू समान आती है, याद रखना ये। और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 और 90 की वैल्यू 0। फिर tan वाले की वैल्यू, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी। सेम अब हम आते हैं हमारे पास अगले। तो आपको मालूम है कि सर जो ये अब ये तीन याद रखना है आपको, और कॉसेक की वैल्यू तो आपको सर साइन वाले का उल्टा, तो साइन वाले का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी होता है। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। तो साइन वाले की जो भी वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे, कॉसेक आ जाएगा। एक का उल्टा एक ही होगा। इसी तरह सेक, तो आप कहोगे सर सेक जो होता है वो कॉसेक का कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस वाली वैल्यू उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। इसके बाद tan, tan कहोगे सर कॉट का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करो, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0। तो ये पूरी जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। शुरू के तीन याद रखेंगे तो बाकी के तीन आराम से आपको याद हो जाएंगे, और ये बहुत मुश्किल नहीं है। 5-5 मान तो याद करने हैं, 3 बार 4 बार इन मानों को लिखोगे ना आप, और मतलब ऐसी टेबल बना के एक बार याद करो और फिर बिना देखे इसमें 3-4 बार आप लिखोगे, 5 बार, तो याद हो जाएगी।
और वैसे भी क्वेश्चन करते करते हम बार बार इसका यूज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों आज की हम लोगों ने इस क्लास के अंदर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस जो हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा। कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया है। इन कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग कल की क्लास में, कल से अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद होगी कि पूरा आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख के बेसिक्स को जरूर अच्छा कीजिए। आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छा महसूस होगा। बहुत आसान है ये, एकदम मुश्किल नहीं है, एकदम हलवा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।